हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी का कुछ अधूरा क्वेश्चन रह गया था जिसको हम आज पूरा करेंगे। और आप लोग याद कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे कंफर्म आने वाले हैं एग्जाम्स में। और जो वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, वो जाकर देख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। महासागर तल के कंपन का परिणाम है ए हिमस्खलन, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी सुनामी। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग या डी टी तरंग। इनमें से कौन है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए पी तरंग। और इसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये जो तरंग है, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों में गति करती है। इस तरंग को कहते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव कहते हैं। और ये सिर्फ सॉलिड यानी ठोस पर ही गति कर सकता है। और जो रह गया एल तरंग, तो एल तरंग को हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं। और ये एपी सेंटर पर सबसे लास्ट में पहुंचती है। अब एपी सेंटर क्या है? तो एपी सेंटर भूकंप को जहाँ सबसे पहले महसूस करते हैं उससे एपिक सेंटर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी समुद्र से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। मिलाते जाइएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ए अपने क्षेत्र से लगाव,
बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता या डी अलगाववाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अलगाववाद। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोयला क्या है? क्या ये एक अनवीकरणीय संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है या जैव संसाधन है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? ये इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम उसे कहते हैं जिनका भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि हम उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं। ये एक कठिन प्रक्रिया द्वारा कई वर्षों के बाद ये एक अनवीकरणीय संसाधन बनता है और मनुष्य द्वारा इसका उपयोग में किए जाने के बाद इसको प्राप्त करना नामुमकिन के बराबर होता है या करोड़ों वर्ष बाद ये वापस से उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में काफ़ी अवधि होती है। या आप कह सकते हैं यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। जैसे कोयला तो यहाँ पे दिया है, कोयला, पेट्रोलियम हो गया आपका, और एक होता है प्राकृतिक गैस। ये सब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15 मार्च। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ना कि सिर्फ अधिकार दिवस। और अगर पूछा कि सिर्फ अधिकार दिवस अगर पूछता है तो वो आप लोग का हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे जाते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी मुंबई को, दिल्ली को, पटना को या बेंगलुरु को? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? ये तो आप सभी लोग को मालूम होगा। हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? ए, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, सी, बोकारो स्टील सिटी या डी, विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट?
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। और मैं बता दूं इसकी स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 1907 में जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर में हुई थी 25 अगस्त 1907 जमशेदपुर में हुई थी। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सड़क मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी के, पुर्तगाली के या डच के। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह तो आप सबको याद होगा। 1920, 1930, 1935 या 1942। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 1930। क्वेश्चन नंबर 43। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 45वां देखें। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी भूमि विकास बैंक। 46वां देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र तो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, शिक्षा क्षेत्र आता है तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन डी है वो सेवा क्षेत्र सही उत्तर है, सही आंसर है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कितना लगता है? 50, 70, 10 रुपये या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, और ऐसी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी और आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ते रहें क्योंकि ये सब आने वाले क्वेश्चन है। तब तक के लिए धन्यवाद।